हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये सभी क्वेश्चन लुसेंट पुस्तक से लिया गया। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकालीन राजपूतों की उत्पत्ति तथा मध्य काल भारत मुस्लिम शासकों का वर्णन करता है। राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से संबंधित है। कौन से सिसोदिया वंश से? जो लगभग 725 ईस्वी में बंपा रावले द्वारा स्थापित की गई गलहोत वंश की शाखा थी। इसके बारे में प्राचीन भारत के सेक्शन सेक्शन उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, मध्यकालीन भारत के सेक्शन उत्तर दक्षिण के स्वतंत्र प्रांतीय राज में दिया गया है। ये आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अधिकांश वर्णन मुस्लिम शासकों का किया गया है। इसमें विजयनगर साम्राज्य जो दक्षिण भारत में मध्यकालीन भारत का एकमात्र साम्राज्य था जिसने हिंदू धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखा। मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पराजय एवं मोहम्मद गोरी के विजय के साथ शुरू होता है, जबकि अंत औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? औरंगजेब के शासनकाल। औरंगजेब के शासनकाल में छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उदय हुआ, जिन्होंने सर्वप्रथम अखंड भारत की सपना देखा था। कहेगा सर्वप्रथम अखंड भारत की सपना किसने देखा था? तो शिवाजी ने देखा था, छत्रपति शिवाजी। भारत के मध्यकाल भारत के मध्यकाल में मुस्लिम शासकों को इस प्रकार बांटा जा सकता है। जैसे अरबी आया, उसके बाद संतलत काल में तुर्की और अफगान मिला के संतलत काल प्लस मुगल, ये सब तीनों को मिला के इसी को मध्यकाल मुस्लिम शासकों कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अरबों ने भारत पर केवल आक्रमण किया था, किंतु वे शासन नहीं कर सके। हालांकि इसके आक्रमण जैसलमेर, मेवाड़, सौराष्ट्र तक पहुंचे थे, किंतु उस समय भारत में पश्चिमी भाग में दो शक्तियां इन आक्रमणों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से खदेड़ दिया और बापा रावल, जो कि गलहोत वंश के संस्थापक थे, ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास प्रदेश में किया। लगभग 300 वर्ष के पश्चात तुर्क आक्रमण प्रभावशाली रहे। गजनी वंश का शासक सबुतगिन, जो कि गजनी का पिता, ने लगभग 10वीं सदी के अंत में भारत के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक जयपाल, जो कि हिंदू शाही वंश था, हिंदू शाही वंश का था। आगे देखते हैं। कालांतर में तुर्की जो कि होता है मोहम्मद गजनवी एवं अफगान शासकों, जो कि गोरी संबंधित है इससे, ने भारत में 11वीं सदी, जो कि तराइन के द्वितीय युद्ध 1900 कब हुआ था? 1192 में हुआ था, और 16वीं सदी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में के प्रारंभ तक उत्तर भारत पर शासन किया। भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी 9वीं सदी में लिखी गई फुतुल अल बलदान और 13वीं सदी में रचित चचनामा से ज्ञात होता है अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी। ठीक है ना। मुगल भी मुस्लिम शासक थे। मुगल भी जो कि मुस्लिम शासक थे, वे मध्य एशिया के मंगोल नेता चंगेज खां और तैमूर के वंशज थे। इनका उद्देश्य धर्म प्रचार नहीं था, संभवतः इसलिए इस वंशज के महानतम शासक अकबर ने धर्म निरपेक्ष नीति को अपनी शासन व्यवस्था का आधार बनाया। इसके विपरीत संतलत काल में प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म पर आधारित थी। कुरान में वर्णित आदर्शों, जो कि शरा के आधार पर ही मुस्लिम राज्य का गठन हुआ था। उनके प्रशासन में उलेमाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस्लाम कानूनों की व्याख्या उलेमा करते थे और एवं इनका पालन राज और जनता दोनों के लिए ही आवश्यक था। संतलत कालीन वंश देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश आता है। ठीक है ना। आगे देखिए। संतलत काल में भारत पर कई मंगोल आक्रमण हुए। सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए, जबकि भारत में मुगल वंश के स्थापना के पश्चात लगभग 200 वर्ष तक विदेशी आक्रमणों से संरक्षित रहा। क्या है? भारत में इस्लाम का उदय। चलिए देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास में भारत में इस्लाम का उदय हुआ। कब हुआ? मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है ना। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण लगभग 636 से 638 के ईस्वी के आसपास मुंबई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय में हुआ था। ठीक है ना। किसके समय हुए थे? खलीफा उमर के समय में, जो कि खलीफा था, किंतु यह असफल रहा था।
सर्वप्रथम मुस्लिम सर्वप्रथम जो कि मुस्लिम आक्रमण हुआ था, सफल कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम के समय, जो कि 17 वर्ष की आयु के का था उस समय हुआ था, जो कि 1711-12 के लगभग हुआ था। 1711-12 में हुआ था। भारत भारत के विरुद्ध सफल अभियान कहा जाता है इसको। यह आक्रमण भारत के पश्चिमोत्तर सीमा से हुआ था, ठीक है ना, जिसमें उसने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था या परास्त किया था, ठीक है ना। यह पहला एवं अंतिम जो कि कहता है अरबी मुस्लिम आक्रमण था, पहला एवं अंतिम भी कह सकते हैं, अरबी मुस्लिम आक्रमण, ठीक है ना, जिसने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया एवं कुरान का भी अनुवाद भारत में सर्वप्रथम हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कासिम 20 वर्ष की आयु की शीघ्र ही मृत्यु हो गई, 20 वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए अरबी मुस्लिम शासकों के आक्रमण इतने प्रभावी नहीं रहे जितने कि तुर्कियों के रहे थे, ठीक है ना। और 986 ईस्वी में गजनी के सुबुतगिन ने पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया, जिसमें उसे हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल का सामना करना पड़ा। यह भारत पर पहला तुर्क मुस्लिम आक्रमण था। कहेगा तुर्क मुस्लिम आक्रमण सर्वप्रथम किसने किया था? सुबुतगिन किया था, ठीक है ना, सुबुतगिन किया था। सुबुतगिन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मोहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। उल्लेखनीय है कि इन आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? केवल धन लूटना था, न कि भारत में अस्थायी मुस्लिम शासक की स्थापना करना था। 1018 ईस्वी में गजनवी ने कन्नौज तक पहुंच गया। कहाँ तक कन्नौज तक पहुंच गया? उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया और 1019 में उसने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया। वहां के शासक राजपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है ना। आत्मसमर्पण करने के कारण चंदेल राजा विद्याधर ने उसकी हत्या कर दी। विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। किसने किया था? विद्याधर, याद रखिएगा। ओके। धन की अधिकता के कारण कालांतर में महमूद गजनवी ने सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों पर हमला किया जहां सर्वाधिक मंदिर थे। 1025 में ईस्वी में अपने 16वें अभियान में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, अपना निशाना बनाया। और कहा जाता है उसने सभी अभियानों में यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो सभी अभियानों में सबसे महत्वपूर्ण अभियान यही माना जाता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गज महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर का शिवलिंग तोड़ डाला, मंदिर को ध्वस्त कर दिया और हजारों पुजारी मौत के घाट उतार दिए गए और मंदिर का सोना एवं भारी खजाना लूट कर ले गया। अकेले सोमनाथ से उसे अब तक की सभी लूटों से अधिक धन प्राप्त हो चुका था। समझ सकते हैं जितना अभी तक लूटा था उससे अकेले में, मतलब कि मान सकते हैं कि 15 बार इससे पूर्व, ये तो 16वां आक्रमण था, इससे पहले 15 बार किया, सोच सकते हैं कि उससे भी अधिक था। सब मिला दीजिए 15 और उधर ये एक 16वां आक्रमण अकेला भारी पड़ रहा था। मोहम्मद गोरी नामक एक अफगान मुसलमान सरदार ने महमूद गजनवी के वंशजों से राजाधिकार छीनकर नए एक नए इस्लामी राज गोर, जो कि 1173 की स्थापना की थी। मोहम्मद गोरी महत्वाकांक्षी था। वह महमूद गजनवी की तरह भारत पर आक्रमण करने का इच्छुक था। वह लूटमार के साथ इस देश में मुस्लिम राज भी स्थापित करना चाहता था। उस समय में पश्चिमी पंजाब तक और दूसरी ओर मुल्तान एवं सिंध तक मुसलमानों का अधिकार हो चुका था, जिसके अधिकांश भाग पर महमूद के वंशज गजनवी सरदार शासन करते थे। महमूद गोरी को भारत के आंतरिक भाग तक पहुंचने के लिए पहले उन मुसलमानों शासकों से, फिर वहां से राजपूतों से युद्ध करना था। शुरुआत में इसमें सफलता मिली, किंतु 1178 में गुजरात के चालुक शासक भीम देव द्वितीय द्वारा वह खदेड़ दिया गया। भारत में उसकी यह पहली पराजय हुई थी, लेकिन वह एक नई योजना के साथ फिर से भारत पर चढ़ाई करने के लिए आया। इस बार उसका सामना तत्कालिक समय के शक्तिशाली हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय से हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान से 2 भीषण युद्ध हुआ, जिसमें से प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, जबकि दूसरे युद्ध में, जिसको तराइन का युद्ध कहा जाता है, में पराजय हुई थी, सामना करना पड़ा था। और यह दोनों युद्ध थानेश्वर के निकटवर्ती तराइन या तारावड़ी के मैदान में हुआ था। कब हुआ था देखते हैं, 1191 में और 1192। इसमें पृथ्वीराज 1191 पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था, इसमें 1192 पृथ्वीराज चौहान तृतीय का हार हुआ था। पूरा नाम तृतीय है, याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान का।
मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जो अभियान किया वह एक प्रबल आक्रमण था। इसलिए मोहम्मद गजनवी के बाद मुसलम के बाद मोहम्मद मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी ही भारत पर चढ़ाई करने वाला दूसरा मुस्लिम आक्रांता माना गया है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय ने मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए और 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को परास्त किया और कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था। उसकी मौत कितना हुआ, 1206 में हुआ। इसके बाद उसके साम्राज्य के भारतीय क्षेत्र पर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत स्थापित करके उसका विस्तार करना शुरू कर दिया था। 1206 में ऐबक ने अपना राजाभिषेक लाहौर में किया। कब किया? 1206 में इसने राजधानी लाहौर बनाई। ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली स्थानांतरित की थी। और भारत में तुर्की शासक का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, याद रखिएगा, माना जाता है। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक शुभारंभ इल्तुतमिश से ही होता है। इसके समय चंगेज खां अपने दुश्मन का पीछा करते हुए भारत के सीमा तक पहुंच गया था, किंतु सिंधु नदी से वापस चला गया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो था इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रजिया दिल्ली के प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी, याद रखिए, दिल्ली के प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान। उसने सैनिक वेशभूषा धारण की, पर्दा प्रथा छोड़कर पुरुष वेशभूषा कुबा कोट व कुल्हा जो कि टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का नौवां सुल्तान था। गयासुद्दीन बलबन जो है गुलाम वंश का नौवां सुल्तान था। बलबन मूलतः सुल्तान इल्तुतमिश का तुर्क गुलाम था। उसका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। दुर्भाग्यवश बलबन अपनी युवावस्था में ही मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया। बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था, जैसे खून का बदला खून कहा जाता है, का अनुपालन किया। इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। 1290 में गुलाम वंश के अंत के पश्चात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली। खिलजी वंश के मुसलमान शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम दक्षिण भारत का अभियान प्रारंभ किया था। यद्यपि उसने दक्षिण भारत में वार्षिक कर वसूला, उन पर शासन नहीं किया था। इस प्रकार मुस्लिम शासक अभी तक केवल उत्तर भारत तक ही शासन कर रहे थे। 1320 में गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत के काल में ही तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक वंश ही था। गयासुद्दीन तुगलक पूर्णतः साम्राज्यवादी था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति त्याग कर दक्षिणी राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। इस प्रकार अब दिल्ली सल्तनत में धीरे धीरे दक्षिणी राज्य भी सम्मिलित होने लगा। हालांकि मुबारक खिलजी 1216 से लेकर 1220 तक ने सर्वप्रथम दक्षिणी राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, किंतु यह अयोग्य शासक साबित हुआ। विभिन्न स्रोतों में गयासुद्दीन मोहम्मद या तुगलक को पहला शासक कहा गया। मुबारक खिलजी द्वारा पहला राज्य देवगिरी एवं गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया राज्य कौन था? वारंगल था। ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जूना खां, जो कि जोना खां के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो कि 1325 में बैठा था। और मध्यकालीन सभी मुसलमानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान, धर्मनिरपेक्ष, कला प्रेमी एवं अनुभवी सेनापति था। इसे दिल्ली इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी 5 महत्वाकांक्षी योजनाओं, जैसे कि है राजधानी परिवर्तन एवं सांकेतिक मुद्रा के कारण व्यापक चर्चा में मिली थी, किंतु उसकी यह योजना भी असफल रही। अपनी महत्वाकांक्षी असफल योजनाओं के कारण ही मोहम्मद तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है।
मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू साम्राज्य कौन सा है? विजयनगर है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने के नामक दो भाइयों ने दक्षिण भारत में एक हिंदू साम्राज्य जो कि विजयनगर 1336 से 1649 तक चला था का नींव रखी थी। उत्तर भारत में जहां मुस्लिम शासकों का शासन था, वही दक्षिण भारत में विजयनगर में एक हिंदू साम्राज्य ने सत्ता संभाल ली थी। भारत के एक हिस्से में उत्तर भारत जहां जजिया कर लिया जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, वही भारत के एक हिस्से में दक्षिणी भारत में कई मंदिरों का निर्माण हुआ एवं पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ। कृष्ण देव राय जो कि तुलु वंश से संबंधित थे, विजयनगर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है केटीआर को, कृष्ण देव राय को। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जिस समय भारत में मुगल वंश ने जिस समय भा जिस समय भारत में मुगल वंश ने पांव जमाने शुरू किए, उस समय विजयनगर में तुलु वंश के राजाओं का शासन था। कृष्ण देव राय तुलु वंश का ही शासक था। देवराय की मृत्यु के बाद देवराय की मृत्यु कब हुई थी? 1529 में, तथा बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। तो ये दोनों लगभग एक दूसरे के समकालीन थे। बाबर ने अपनी आत्मकथाओं बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य कहा। राणा सांगा, कृष्णदेव राय एवं बाबर तीनों शासक एक दूसरे के समकालीन थे। मराठा साम्राज्य का उदय, दूसरा हिंदू साम्राज्य जो कि था। औरंगजेब के समय शिवाजी जो कि 1627 से 1680 के नेतृत्व में स्वराज का सपना लेकर मराठाओं का उदय हुआ। मराठाओं ने ही सर्वप्रथम अखंड भारत का सपना देखा था। शिवाजी के पश्चात उनका पुत्र संभाजी जो कि 1680 से 1689 एवं राजा राम जो कि 1689 से 1700 मराठों का नेतृत्व करते हैं और मराठाओं की स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। कालांतर में पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो कि 1713 से 1720 के नेतृत्व में फिर से मराठाओं का उत्थान होता है, इसलिए उन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पेशवा बालाजी विश्वनाथ को, याद रखिएगा। विस्तृत जानकारी मुगल के सेक्शन में दी गई है, आगे जानकारी मुगल के सेक्शन में दिया मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात फिरोज तुगलक गद्दी पर 1391 में बैठा। उसने अपने शासन काल में कोई भी सैनिक अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया। जो भी अभियान किया वह मात्र साम्राज्य को बचाए रखने के लिए किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। फिरोज तुगलक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसके समय पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर देने का वाद किया गया। हिंदुओं ने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। हिंदुओं के मंदिरों की मरम्मत पर पाबंदी लगा दी थी। एक ठो ज्वालामुखी मंदिर जो कि इसी ने तोड़वाया था, ये भी याद रखिएगा, जो कि उड़ीसा में है। तुगलक वंश के समय ही 1398 में मध्य एशिया के दुरांद आक्रमणकारी तेमुरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? याद रखिए, 1398 में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किया गया। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को नष्ट कर दिया। तेमुरलंग का प्रमुख उद्देश्य भारत में लूटपाट करना था। उसने दिल्ली, मेरठ, फिरोजाबाद, हरिद्वार में काफी लूटपाट की, जिसमें उसे काफी मात्रा में धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात प्राप्त हुए। वह अपने साथ अनेक कारीगरों को भी अपने साथ ले गया। आगे देखते हैं। भारत पर आक्रमण के दौरान खिरिज खां ने तैमूर की सहायता की थी। इस प्रकार अपने विजित प्रदेशों का राजपाल खिरिज खां को नियुक्त कर दिया। वापस लौटते समय तैमूर ने जीते गए क्षेत्र को, जो कि लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर आदि का प्रशासन खिरिज खां को सौंप दिया। इसी खिरिज खां ने आगे चलकर दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना की थी। 1414 ईस्वी में खिरिज खां ने सैयद वंश की स्थापना की। कब की? 1414। खिरिज खां ने सुल्तान के बदले रैयत आला ग्रहण की। सुल्तान के बदले कौन सा पद की? रैयत आला, याद रखिएगा। और 20 मई 1421 को खिरिज खां की मृत्यु हो गई। लगभग 37 वर्ष के बाद
सैयद वंश भी समाप्त हो गया और दिल्ली तख्त पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई। सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा राज त्यागने के पश्चात दिल्ली में पुनः एक बार राजसत्ता एवं राजवंश का परिवर्तन हुआ। सैयद का स्थान पर लोधी वंश ले लिया था। कौन वंश लिया था? सैयद के स्थान पर लोधी वंश, ठीक है ना। बहलोल लोधी ने भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। कौन? बहलोल लोधी ने। द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी, याद रखिएगा। लोधी लोधियों के उदय के साथ ही दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रियाएं पूरी हो गई। इस वंश में तीन शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, और सबका शासनकाल दिया हुआ है, जो कि बहलोल लोधी का देखिए 1451 से 1489 तक, और सिकंदर लोधी का 89 से 1517 तक, और इब्राहिम लोधी का 1517 से 1526 तक। सिकंदर लोधी गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राणा सांगा का समकालीन था। सिकंदर लोधी एवं राणा सांगा के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। कहेगा सिकंदर लोधी और राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? खतौली का युद्ध हुआ था, जिसमें लोधी का हार हुआ था, ठीक है ना। लोधी वंश का तृतीय शासक इब्राहिम लोधी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि 1526 में बाबर और इसी के बीच में हुआ था, जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत युग को समाप्त कर दिया और मुगलों के नेतृत्व में मध्यकालीन भारत का दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं। सल्तनत कालीन शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, जबकि मुगल शासकों ने पादशाह या बादशाह सम्राट जैसी उपाधि धारण की। सुल्तान अपने आप को खलीफा का नायब या सहयोगी ही मानते थे। समस्त इस्लामी राज्य का संवैधानिक प्रधान खलीफा ही माना जाता था। चलिए भारत में मुगल का उदय के बारे में देखते हैं, मुगल शासक के बारे में। मुगल वंश मध्यकालीन समय का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। साथ ही यह भारत का अंतिम राजवंश भी, जिसने इतने समय के इतने बड़े भूमि भाग पर शासन किया। प्रो कादरी ने मुगल साम्राज्य का एक कथन में समझाया है। उनके अनुसार बाबर ने मुगल राज के भवन के लिए मैदान साफ कर दिया, हुमायूं ने इसकी नींव डाली, अकबर ने उस पर सुंदर भवन खड़ा किया, और जहांगीर ने उसे सजाया संवारा, और शाहजहां ने उसमें निवास कर आनंद लिया। औरंगजेब ने उसे विध्वंस कर दिया। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चतगाई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। मुगल वंश ऐसा पहले एवं अंतिम विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत के करीबन 333 वर्ष तक शासन किया। और उत्तर मुगल शासकों में के शासनकाल में 1739 में फारस शासक नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन तथा अहमद शाह अब्दाली का विदेशी हमला हुआ। ईरान का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? नादिर शाह। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर कितने? 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ हजाई जाति के विरुद्ध हुआ था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भीरा के शक्तिशाली किले को अपने अधिकार में ले लिया। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी का आमना सामना हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हुआ और मारा गया, और बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। कहेगा कौन सा शासक था जो दिल्ली सल्तनत में मैदान में ही मारा गया? तो इब्राहिम लोदी के बारे में याद रखिएगा। कालांतर में खानवा, जो कि कब खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। चंदेरी का युद्ध 28 में। घाघरा का युद्ध 29 में के युद्ध में भी उसे सफलता मिली। खानवा राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था, और के युद्ध में राजपूतों की शक्ति पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अफगान शासकों के विरुद्ध हुए घाघरा युद्ध में यद्यपि बाबर सफल रहा, किंतु युद्ध निर्णायक नहीं रहा। ये हुआ था 1530 में। बाबर की मृत्यु के पश्चात अफगान फिर उठे। क्या देखते हैं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, जिसके शासनकाल में एक अफगान सरदार शेर शाह सूरी ने अफगानी विद्रोहियों का नेतृत्व किया। सन जो कि 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। हुमायूं एवं शेर शाह के मध्य लड़ा गया। हुमायूं युद्ध में परास्त हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खां
ने आगरा एवं दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह से सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथों में आ गई। कुछ समय अंतराल के लिए भारत में मुगल वंश का अस्तित्व समाप्त हो गया और शेर खां ने दिल्ली में सूर्यवंश जो कि 1539 से 1555 तक की स्थापना की। इस प्रकार शेर शाह सूरी को द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक कहा गया है। शेर शाह से परास्त होने के उपरांत हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसे निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसके निर्वासन समय में ही अकबर का जन्म हुआ था। दूसरी तरफ दिल्ली तख्त पर अफगान शासक शेर शाह सूरी 1540 से 1545 शासन कर रहा था। शेर शाह सूरी का अल्प शासनकाल प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। शेर शाह सूरी जो कि शेर शाह ने 22 मई 1545 को मृत्यु हो गई। कब हुई थी इसके शेर शाह सूरी की? 1545 में 22 मई को हो गई थी। इसके मृत्यु के पश्चात इस्लाम शाह जो कि 1545 से 53 तक गद्दी पर बैठा, किंतु युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसके उत्तराधिकार में गृह युद्ध छिड़ गया। इससे हुमायूं को भारत के साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिला। 1555 की दो जबरदस्त लड़ाई मच्छीवाड़ा मच्छीवाड़ा जो 15 मई 1555 एवं सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में ये भी हुआ था 22 जून को, ये हुआ था 15 मई को। यार उसने अफगानों को पराजित कर दिया और दिल्ली तथा आगरा को फिर से जीत लिया। लेकिन वह विजय के फल का आनंद उठाने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। जनवरी 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसका पुत्र अकबर पंजाब में था। बैरम खां के संरक्षक में कालानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक करवाया। आगे देखते हैं। इसी बीच दिल्ली पर हेमू जो कि हेमचंद ने तख्त पर अधिकार कर लिया और एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए कई जगह हेमू को अंतिम हिंदू साम्राज्य भी कहा गया है। यद्यपि यह शासनकाल अल्प समय के लिए ही रहा। शीघ्र ही 5 नवंबर 1556 को 5 नवंबर 1556 में पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें उसकी पराजय हुई और तख्त एक बार फिर से मुगल के हाथों में चला गया। इस बार गद्दी अकबर ने संभाली। अकबर मुगल वंश का सबसे महानतम शासक हुआ, जिसने धर्मनिरपेक्ष नीति एवं राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर साम्राज्य का विस्तार किया। यह पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण अभियान छेड़ा। दक्षिण अभियान के पश्चात ही अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की। अकबर ने जजिया कर, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था, ठीक है ना। कालांतर में जहांगीर जो कि 1505 से 27 तक एवं शाहजहां ने 1528 से 1516 सॉरी ये जहांगीर का रहा था 1605 से 1627 तक और शाहजहां का रहा 1628 से 1657 तक। ने अकबर की नीति का अनुसरण किया और क्रमवार शासन किया। सन 1658 में औरंगजेब जो कि 58 से 7 तक ने अपने भाइयों की हत्या कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। मुगल शासकों में अकबर तथा औरंगजेब दोनों का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा, 49 से 50 वर्ष का था। अकबर ने जहां भारत में मुगल वंश की नींव मजबूत की, वही औरंगजेब में मुगल के पतन के लिए उत्तरदायी रहा। औरंगजेब सर्वोपरि एक सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसे जिंदा पीर कहा जाता है। कहेगा जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा औरंगजेब को। इसके अतिरिक्त इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कब की थी? 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। और जहांगीर जो है कि सिखों के 5वें गुरु जो कि अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता के कारण उसको फांसी दे दी थी, याद रखिएगा। 1679 में ईस्वी में हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगा दिया। मंदिरों को तोड़वाने का आदेश देकर नवीन एवं पुराने मंदिरों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्योहारों
मनाने पर बंद कर दिए। यद्यपि उसके समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किसके बारे में कर रहा है? याद रखिए, औरंगजेब के बारे में कहेगा। सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके समय, किसके समय था? तो औरंगजेब के शासनकाल में था। औरंगजेब के समय शिवाजी के नेतृत्व में स्वराज का सपना लेकर मराठों का उदय हुआ, किंतु आगे चलकर उत्तराधिकारी अयोग्य एवं निर्बल साबित हुए, इसलिए आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई। कम समय तक ही सफलता प्राप्त हुई। औरंगजेब के समय शिवाजी के नेतृत्व का स्वराज का सपना लेकर मराठों का उदय हुआ, किंतु आगे चलकर उत्तराधिकारी अयोग्य एवं निर्बल साबित हुए, इसलिए आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई। ये 2 बार पढ़ा गया। 14 जनवरी 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ? 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राय, किसके बीच? सदाशिव राय भाऊ के मध्य हुई। इस युद्ध में मराठा शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। युद्ध में बालाजी के पुत्र विश्वास राव सदाशिव राव भी मारे गए। कुछ समय पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठों को कमजोर कर दिया था, जिसका कारण अंग्रेजों को भी हुआ था, और भारत की सत्ता धीरे धीरे ब्रिटिशों के हाथों में चली गई, जिससे 1947 तक भारत पर शासन किया था ब्रिटिश लोगों ने। चलिए, वीडियो समाप्त हुआ है। अब अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।